अच्छा, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हमने ये देखा था कि कब इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जब कोई वर्ड एम्बिगुअस या वेग यूज़ हो जाए, जब कोई मतलब क्लियर ना हो, कोई लफ्ज़ क्लियर ना हो, तो फिर इंटरप्रिटेशन होती है। अब सर हमने ये देखा था कि कौन इंटरप्रिटेशन करता है, जज, और कौन सी कोर्ट का, सुपीरियर जुडिशरी का। ठीक बात है। अब सुपीरियर जुडिशरी बोले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब सोर्सेज कौन कौन से हैं, सोर्सेज यानी कि कहाँ से मदद ली जा सकती है, एड कहाँ से ली जा सकती है, एड मदद कहाँ से ली जा सकती है। तो हमने कहा दो तरह के सोर्सेज हैं। कौन कौन से? एक को कहा विद इंस्टीट्यूट, जिसको हमने क्या नाम दिया था, इंट्रिंसिक सोर्सेज, है ना। अच्छा, इंट्रिंसिक सोर्सेज बोले तो जो भी लॉ में है, जो ये नहीं कि अंग्रेजी में हम बोल लेते हैं, लेटर में हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, वैसे इंटरनल सोर्सेज। अभी कौन से इंटरनल सोर्सेज, मतलब विद इन स्टैट्यूट, है ना, यानी कि विद इन स्टैट्यूट, विद इन स्टैट्यूट यानी कि इनसाइड स्टैट्यूट, उस कानून के अंदर से मदद ली जा सकती है। ओके। सेकेंड सोर्स, उसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रिंसिक्स। अब एक्सट्रिंसिक सोर्स से मुराद ये है कि आउटसाइड स्टैट्यूट, यानी कि अगर हम बात कर लें तो एक्सटर्नल, भाई एक्सटर्नल से मुराद मतलब आउटसाइड स्टैट्यूट, मतलब ये विद इन है, ये हो जाएगा आउटसाइड द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट के अंदर से नहीं बल्कि स्टैट्यूट के बाहर। मतलब हिस्ट्री, पार्लियामेंट्री डिबेट, मसला क्या था उस वक़्त के हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट इंटरप्रिटेशन करती है। अच्छा, हम पढ़ क्यों रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लीगल सिस्टम में? क्योंकि लीगल सिस्टम में एक पूरा कंटेंट में है ना कि कोर्ट किस तरह इंटरप्रिटेशन करेगी, कौन सी उसूलों को मद्देनज़र रखेगी, कहाँ कहाँ से हेल्प उठाएगी। तो दैट्स वाई हम पढ़ रहे हैं। इंट्रिंसिक सोर्सेज में क्या आएंगे सर, पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, पार्ट ऑफ स्टैट्यूट का मतलब ये है कि ये जो एक्ट होता है, जो पास होता है, जिसको ओरल हम बोलते हैं ये एक्ट है, ये लॉ है, उसके हर पार्ट का अलग नाम है और उसका अलग इम्पैक्ट है, और उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट। अभी कौन कौन से पार्ट होते हैं, बोलो भाई। अच्छा, घर होता है ना, हम कहते हैं ये घर है, तो घर के भी डिफरेंट पार्ट होते कि नहीं होते? किसी को बोलते हैं भाई ये ड्रेसिंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये किचन है, ये लेबॉरेटरी है, ये लॉन है, बालकनी है, बरामदा है, कमरा है, टीवी लॉन्च है, पता नहीं क्या क्या है, इसे सारे पार्ट है ना। सेम इज द केस ऑफ कॉलेज, कॉलेज तो ओवरऑल बिल्डिंग है, अब उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अपना नाम है और उसका एक अपना फंक्शन है। सेम इज द केस ऑफ स्टैट्यूट, ओवरऑल तो हम बोलेंगे ये एक स्टैट्यूट है, लेकिन उस स्टैट्यूट के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का अपना नाम होता है और हर पार्ट का एक अपना फंक्शन, उससे कुछ मतलब निकाला जा सकता है, उससे हेल्प ली जा सकती है वाइल इंटरप्रेटिंग एनी एम्बिगुअस और वेग टर्म। अब कौन कौन से पार्ट्स, चूँकि ज़हन में रखिएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट डिटेल में हम लोग 10th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या है, कितने पार्ट्स हैं, कितने सोर्सेज हैं, कितने रूल्स हैं, वो सारा डिटेल में पढ़ा जाएगा। क्योंकि इस वक्त हम लीगल सिस्टम में से बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है, सही। अच्छा, तो बेसिक के लिए हम क्या बोल लेते हैं कि भाई कोई डिफिनीशन सेक्शन होता है, डिफिनीशन सेक्शन से मुराद क्या है, यानी कि स्टैट्यूट में कुछ लफ्ज़ को डिफ़ाइन किया होता है।
जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 है, सही है। जैसे कि पीपीसी में बहुत सारे अल्फाजों को डिफ़ाइन किया गया है कि अगर ये लफ्ज़ यूज़ हो जाए तो इसका ये मतलब हो गया, ये लफ्ज़ यूज़ हो जाए तो इसका ये मतलब हो गया। इसका मतलब हम वहाँ से क्या ले सकते हैं, मतलब वहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं वाइल असाइनिंग अ सूटेबल मीनिंग टू द एम्बिगुअस वर्ड। इवन सर ये जो एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन से मुराद क्या है, कानून जनरल है या स्पेशल है, पूरे मुल्क में लागू है या किसी लोकल एरिया में लागू है, आया उसी वक्त से लागू है या किसी फ्यूचर डेट से लागू है। तो कोर्ट वहाँ से भी हेल्प ले सकती है कि अच्छा जनरल लॉ था तो इसका मतलब है इसका ये लफ्ज़ से मुराद ये हो सकता है, ठीक बात है। अच्छा ये जो पार्ट ऑफ स्टैट्यूट है, मतलब हेडिंग से मतलब ले सकते हैं, हेडिंग हेडिंग से मुराद क्या है, पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, यानी कि लिखा होता है ना सेक्शन 4 और उसकी जो मेन हेडिंग होती है, फिर पैराग्राफ लिखा होता है, वहाँ से हेल्प ली जा सकती है। अच्छा एक्सेप्शन से हेल्प ली जा सकती है। एक्सेप्शन, अगर कहीं पर कुछ चीज़ों को एग्जम्प्ट किया हुआ है तो कोर्ट वहाँ से आइडिया ले सकती है कि अच्छा इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ, इस लफ्ज़ से मुराद ये था। सेविंग सेक्शन, सेविंग से मुराद ये है कि कहीं पर लिखा हुआ है लॉ में कि इसका इतलाक़ फ़ला फ़ला लॉ के ऊपर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक बात है, और प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्जिस्टिंग लॉज फॉर द न्यू फ्रॉम द न्यू लॉज, सेविंग। तो वहाँ से भी जज समझ सकता है कि यार इनको फिर एग्जम्प्ट क्यों किया, इनको सेविंग क्यों दी जा रही है। ओवरऑल एक कंटेक्चुअली एक मतलब निकाला जा सकता है। मतलब ये नहीं है कि यहीं से सारा मतलब समझ में आ गया, कुछ यहीं से कुछ यहीं से, मतलब कलेक्टिवली वो किसी नतीजे पे पहुंच सकता है कि अच्छा इससे मुराद ये हो सकता है, ठीक बात है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या बोला, ETC। इस तरह और भी बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ से मतलब निकाले जा सकते हैं। अच्छा क्या पॉसिबल है कि एक ही स्टैट्यूट से एक ही पार्ट से मतलब समझ में आ जाए? ज़रूरी भी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जज क्या करेगा, ओवरऑल देखेगा, 4 कॉर्नर रूल यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेगा और समझेगा कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, इससे पार्लियामेंट क्या मतलब देना चाह रहा था। तो हो सकता है कोई क्लू मिल जाए कि हाँ इसका ये मतलब है। तो अगर विद इन स्टैट्यूट वो मतलब निकालने की कोशिश करता है तो हम क्या बोलेंगे, ये इंट्रिंसिक सोर्सेस से हेल्प ले रहा है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंट्रिंसिक सोर्सेस से यानी कि इंटरनल सोर्सेस से कोई प्रॉपर मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कोर्ट क्या करती है, एक्सट्रिंसिक सोर्सेज में जाती है। एक्सट्रिंसिक सोर्सेज से मुराद क्या, हाँ बोलो। उस वक़्त जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में जाया जाता है। भाई कौन सी हिस्ट्री में जाया जाएगा, पार्लियामेंट की हिस्ट्री में। उस वक़्त पार्लियामेंटेरियन कौन थे, किन की हुकूमत थी, उनका मंशूर क्या था। अच्छा वो ये बोलना चाह रहे थे रोटी कपड़ा मकान, अच्छा तो ये बात है। वो ये बोल रहे थे वोट को इज़्ज़त दो, अच्छा तो ये बात है। वो ये बोल रहे थे हकीकी आज़ादी, अच्छा तो ये बात है। वो ये बोल रहे थे अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम, अच्छा तो इससे फिर आप ये मुराद। मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री में जाया जाए। उस वक़्त जिस वक़्त वो एक्ट पास हुआ था उस वक़्त पार्लियामेंटेरियन कौन थे, उनका चार्टर पढ़ा जा सकता है। और पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई है उसके ऊपर, पार्लियामेंट में ज़ाहिर बात है जब बिल पेश हुआ तो हो सकता है उसके ऊपर डिबेट हुई है ना, तो लोगों ने क्या कमेंट्स दिए थे, उस वक़्त डिस्कशन होती है। अच्छा ये जो लेजिस्लेशन होती है ना,
इसका जितना भी डेटा होता है ना, इसको रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो उन रिकॉर्ड को पढ़ा जा सकता है, अच्छा कमेटी ने ये बोला हुआ था, किसी ने ये एतराज़ उठाया हुआ था, वगैरह वगैरह, तो वहाँ से हेल्प आउट ली जा सकती है। इवन ये भी देखा जा सकता है कि मिसचीफ क्या था। मिसचीफ का मतलब क्या? उस वक़्त क्या हालात थे, ज़रूरत क्या पेश आई थी कि ये कानून बनाया जाए। मिसचीफ का मतलब है मसला क्या था, सही? और क्या उस मसले के हवाले से कानून मौजूद नहीं था? अगर कानून मौजूद था तो फिर उसमें क्या डिफिशेंसीज थी कि उनको नया का लाना पड़ा, या ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा, या ये नया कानून देना पड़ा। मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? तो सारी चीज़ों को मिला के क्या ये भी देखा जा सकता है कि पर्पस क्या था, किसका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था। इवन सर यहाँ पर ये जो एक्सट्रिंसिक सोर्सेज है ना, यहाँ पे हम बाज़ औक़ात प्रीएम्बल की बात करते हैं। प्रीएम्बल से भी मदद ली जा सकती है। प्रीएम्बल क्या होता है? सबसे पहले लिखा होता है कि ये कानून क्यों बनाया जा रहा है, जब कभी ज़रूरत पड़ी कि भाई जनरल लॉ हो तो फिर ये कानून दिया गया, है ना। प्रीएम्बल बोले, तमहीद दीपाचा बोल दो, प्रीएम्बल, यहाँ से भी हेल्प ली जा सकती है। तो मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट क्या कर रही है, सॉरी कोर्ट क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ट्राई ये कर रही है कि पॉसिबल मीनिंग क्या हो सकती है, इसके पार्लियामेंटेरियन का इंटेंशन क्या था इस लफ्ज़ से, सही। अच्छा सवाल ये है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर ETC। अब ETC में आप इंक्लूड कर सकते हो उस वक़्त की डिक्शनरी मीनिंग, कौन सी डिक्शनरी यूज़ हो रही थी, इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या चल रहे थे, क्या वहाँ पर डिफ़ाइन हुआ है कि नहीं डिफ़ाइन हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रेप को किस कॉन्टेक्स्ट में लिया, ट्रांसजेंडर को किस कॉन्टेक्स्ट में लिया, वहाँ पर जो डिफिनीशन हुई हरासमेंट की तो वो किस तरह हुई, तो वहाँ से भी मैं मतलब निकाल सकता हूँ कि अच्छा यहाँ पर फिर इसका ये मतलब था, सही है सर। ये जितनी भी बातें हैं ज़हन में रखिए, चाहे ये वाली एफर्ट हो चाहे ये वाली एफर्ट हो, दोनों जो एफर्ट है भाई क्यों, पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन, बोलो भाई। कोई मतलब असाइन कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो मतलब निकालने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का मकसद क्या है, टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ ए लॉ गिवर। भाई क्यों, ताकि जिस मकसद के लिए पार्लियामेंटेरियन ने कानून बनाया था उसी मकसद के लिए अप्लाई किया जा सके। ये ना हो कि पार्लियामेंटेरियन का ऐसे कोई और मकसद था उस लफ्ज़ से, ठीक है, हम उसको कोई ऐसा मतलब असाइन कर दें कि मकसद फोत हो जाए। वो तो चाह रहे थे वेमेन को प्रोटेक्शन देना, अब अगर इस लफ्ज़ को हम ऐसा इंटरप्रेट करें कि जिसके लिए औरत के लिए मसला बन जाए, प्रोटेक्शन के बजाय उसको जलील किया जाए, तो फिर तो वो मकसद पूरा नहीं हो रहा ना जिसके लिए पार्लियामेंटेरियन ने लेजिस्लेशन की थी। सो दैट्स वाई जुडिशरी का क्या काम है, टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ ए लॉ गिवर। तो ये पूरे एफर्ट के पीछे जो मंतक है वो ये है इंटेंशन डिस्कवर करना। भाई किसका इंटेंशन डिस्कवर करना, पार्लियामेंटेरियन का, यानी कि जो भी लॉ गिवर है कि उसका मकसद क्या था, ये कानून क्यों दिया गया।